आज राव चंद्रसेन और प्रताप का एक तुलनात्मक अध्ययन हमारी चर्चा का विषय है। जैसा कि कई इतिहासकारों ने राव चंद्रसेन की और प्रताप की तुलना करते हुए ये लिखा है कि राव चंद्रसेन प्रताप का मार्गदर्शक था, अग्रगामी था। इस तरह का लेखन हमें आधुनिक इतिहासकारों में तो मिलता ही है, लेकिन इसकी प्रारंभिक अगर स्रोत हम देखें तो ख्यातकार जो रेऊ है उसने सबसे पहले इस तरह की समानता उनकी लिखी थी। आज हम इसका एक विस्तृत ऐतिहासिक विश्लेषण करेंगे कि राव चंद्रसेन और राणा प्रताप को लेकर के जो एक समानता इतिहास में आती है और चंद्रसेन को अग्रगामी माना जाता है, प्रताप का पथ प्रदर्शक माना जाता है, यह विचार जो है कहाँ तक ठीक है और कहाँ जाकर के दोनों में एक विभेद रेखा में दिखाई पड़ती है, जहां पर यह तय किया जाता है कि राव चंद्रसेन प्रताप का मार्गदर्शक था या नहीं। क्योंकि समान परिस्थितियों की तुलना तो इतिहासकारों ने कर दी, लेकिन उसका एक गहनतम विश्लेषण जो है वो गहनतम विश्लेषण कभी नहीं किया गया। तो आज हम प्रताप और राव चंद्रसेन की तुलना का अध्ययन करेंगे। पंडित रेऊ ने महाराणा प्रताप तथा चंद्रसेन की तुलना करते हुए लिखा है कि जिस प्रकार प्रताप को अपने बंधु बांधवों का विरोध सहना पड़ा था और वे जिस प्रकार मुगल दरबार के सदस्य बन गए थे, इसी प्रकार राव चंद्रसेन के भी बंधु बांधवों की स्थिति थी। जैसा कि बहुत ही स्पष्ट है कि राव चंद्रसेन के सभी भाई अकबर के अधीन हो चुके थे और अकबर के दरबार में जाकर के उन्होंने चंद्रसेन के खिलाफ विरोध की बातें की थी। इसी कारण चंद्रसेन को संघर्ष करना पड़ा। दूसरी तरफ हम देखें तो महाराणा उदय सिंह द्वारा जगमाल को उत्तराधिकारी बनाने पर जब मेवाड़ के सामंतों ने और मेवाड़ की प्रजा ने प्रताप को बड़े होने के नाते, ज्येष्ठ और श्रेष्ठ होने के नाते मेवाड़ का उत्तराधिकारी माना और उनका राज तिलक किया, तो ये उनके सारे जो पदच्युत भाई थे, वो जगमाल हो, सगर हो, सभी अकबर के दरबारी हो गए थे और उन्होंने मुगल मनसबदारी स्वीकार कर ली थी। तो ये एक कॉमन बात जो है वो हमें दोनों के उसमें देखने को मिलती है। पारिवारिक संघर्ष को दोनों के साथ में चलता आया। जिस प्रकार महाराणा प्रताप ने अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए मुगल अधीनता स्वीकार नहीं की, उसी प्रकार राव चंद्रसेन ने भी आजन्म अकबर से टक्कर लेता रहा। प्रताप की भांति चंद्रसेन के पास भी मारवाड़ के कई भाग अधिकार में नहीं थे। मेवाड़ में मांडलगढ़ और चित्तौड़गढ़ जहां मुगलों के अधिकार में थे, उसी प्रकार मेड़ता, नागौर, अजमेर आदि स्थान भी मुगलों के अधीन थे। दोनों को थोड़े से प्रदेशों के लिए संघर्ष करना पड़ा। इनका राज्याधिकार दोनों का बड़ा सीमित रहा। ये पंडित रेऊ के द्वारा लिखा गया है। जैसे प्रताप ने चित्तौड़, मांडलगढ़ आदि स्थानों को अंत तक लेने के में सफलता प्राप्त नहीं कर सका, उसी प्रकार चंद्रसेन भी जोधपुर का दुर्ग नहीं ले सका। चंद्रसेन को भी बांसवाड़ा आदि स्थानों पर शरण लेनी पड़ी, जैसे प्रताप को 56 क्षेत्र में जाकर के रहना पड़ा। यद्यपि राणा प्रताप और चंद्रसेन की बातों में कई समानताएं पाई जाती है, परंतु यदि हम इन बातों का विश्लेषण करें तो हमें लगता है कि जिस तरह से मेवाड़ की प्रजा ने, मेवाड़ के सभी सामंतों ने प्रताप का साथ दिया, वैसा साथ चंद्रसेन के पास नहीं था। दूसरा, उत्तराधिकार का जो निर्णय है, वो उत्तराधिकार के निर्णय में भी हम देखते हैं कि किस तरह से प्रताप की लोकप्रियता के कारण प्रताप के उत्तराधिकार को स्वीकार किया गया था, प्रताप की संघर्षशीलता के कारण, प्रताप की वीरता के कारण। दोनों के ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। इस
समानता पर हम विचार करना चाहेंगे कि ये बहुत ही सुस्पष्ट है कि किस तरह से मतलब कि राव चंद्रसेन अपने प्रारंभिक दिनों में अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित हुआ था। नागौर दरबार में जाकर के वह स्वयं भी अकबर के साथ में एक अनुकूलन स्थापित करना चाहता था। उसकी यह भावना थी कि जिस तरह से उसके भाइयों को सुनकर के उसके खिलाफ काम किया जा रहा है, उस तरह वह अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए अकबर के साथ जुड़ना चाहता था। लेकिन चूंकि अकबर के मस्तिष्क में चंद्रसेन के भाइयों का वजूद ज्यादा था, साथ ही वह मारवाड़ के अंदर ऐसी अराजक स्थिति रखना चाहता था, फूट डालो और राज करो की नीति के तहत वह इन भाइयों में संघर्ष को बनाए रखना चाहता था। लेकिन यहाँ पर यह स्पष्ट है कि चंद्रसेन के द्वारा लगातार प्रयास किए गए थे। अकबर के दरबार में जाकर के बैठना यह चंद्रसेन के द्वारा हुआ था, यह एक ऐतिहासिक तथ्य है। लेकिन यही इसके विपरीत अगर हम देखें तो प्रताप कभी भी अकबर के दरबार में नहीं गया। न प्रताप ने कभी समझौते की बात सोची, न कभी समझौतावादी रुख रखा और न ही कभी अपनी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए अकबर के साथ में कोई वार्ता की। इसके विपरीत यदि हम देखें तो उल्टे अकबर के द्वारा जो 4 डेलीगेशन भेजे गए थे, जो प्रतिनिधि मंडल आए थे, जो प्रताप के साथ समझौता करने के लिए थे, उन सभी दूत मंडलों को प्रताप ने बातचीत की, लेकिन कभी भी उनकी शर्तों को स्वीकार नहीं किया। तो ये एक बहुत बड़ा जो अंतर है वो दोनों के संघर्ष में स्पष्ट दिखाई देता है कि चंद्रसेन अपना अनुकूलन चाहता था, लेकिन प्रताप ने कभी भी समझौतावादी रुख नहीं रखा। प्रताप का एक स्पष्ट संकल्प था कि इस विदेशी शक्ति के साथ में मुझे संघर्ष करना है, और वो अपने संघर्ष की तैयारी के लिए लगातार कूटनीतिक वार्ताएं जो अकबर के द्वारा भी की जा रही थी, उन वार्ताओं को अटेंड करता हुआ उसने उस समय की नियोजन किया और हल्दी घाटी युद्ध की तैयारी की। आगे जाकर हम देखते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध संपन्न होता है। अब ये कहा जाता है कि दोनों के थोड़े से क्षेत्र के लिए संघर्ष करना पड़ा। हम देखें कि प्रताप का जो उस समय का जो क्षेत्र था वो एक आबद्ध था, जबकि चंद्रसेन के पास में ऐसा कोई विशेष क्षेत्र भी नहीं था। वह एक घुमंतु जीवन की तरह से युद्ध कर रहा था, जबकि प्रताप के पास में प्रताप के राजस्व अधिकार में, प्रताप के राजस्व आज्ञाओं में हम देखते हैं कि कई ताम्रपत्र, पट्टे, परवाने जारी हुए थे और एक पूरी टेरिटरी में प्रताप के आदेशों की पालना की जाती थी। ये अलग बात है कि चित्तौड़ और मांडलगढ़ पर प्रताप का अधिकार नहीं था। साथ ही हम देखें कि छापामार युद्ध प्रणाली को लेकर के चर्चा की जाती है, तो हम देखें कि चंद्रसेन के जो युद्ध प्रणाली है उसको छापामार नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि छापामार युद्ध नीति में भी एक नियोजन होता है, एक उसकी रूपरेखा होती है। चंद्रसेन हमेशा लूटपाट की तरह से परेशान करके मुगल सेना को क्षति पहुंचा करके निकल जाता था। लेकिन हम देखें कि महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध किया, हल्दी घाटी के युद्ध में विजय प्राप्त की। उसके बाद में हम देखें दिवेर का युद्ध हुआ, दिवेर के युद्ध में विजय प्राप्त की। मुगलों के जो 84 थाने लगा करते थे, उन 84 थानों को जो अजमेर मेरवाड़ा बॉर्डर पर लगे हुए थे, दिवेर से लेकर के कुंभलगढ़ तक, इन सभी को खाली करवाया। तो दोनों की छापामार युद्ध नीति में चंद्रसेन के खिलाफ कोई भी इस तरह का अभियान जो है वो छोटे मोटे घुसपैठ देखने को मिलती है, लेकिन प्रताप के साथ लगातार मुगल सेना का अभियान होते चले गए और बड़ी बड़ी सेनाएं जो थी, जैसे हल्दी घाटी युद्ध में अकबर की सबसे बड़ी सेना यहाँ पर आई थी और उस सेना का मुकाबला प्रताप ने किया था। उसके बाद भी हम देखें कि लगातार कई तरह के डेलीगेशंस जो हैं वो आते रहे और अलग अलग अजमेर के सूबेदारों को प्रताप को गिरफ्तार करने के लिए, प्रताप को झुकाने के काम सौंपे गए। लेकिन यह युद्ध की जो अनवरतता है, ये संघर्षशीलता है, ये पूरे एक युग तक प्रताप ने लगातार मतलब कि उसके साथ में संघर्ष चलता रहा।
इसके बाद में हम देखें कि अंततोगत्वा प्रताप ने अपनी एक राजा के रूप में अपनी राजधानी जो थी वो चावंड में स्थापित की थी, 56 क्षेत्र में स्थापित की थी। और 56 क्षेत्र में चले जाना प्रताप का एक सुनियोजित कार्य था, क्योंकि वह जावर का जो क्षेत्र था, जावर माइंस जो थी, जहां पर चांदी सिल्वर पैदा होती थी, कॉपर पैदा होता था, बनाया जाता था, तो उसके लिए प्रताप का ये वो आर्थिक रीढ़ थी मेवाड़ की। अतः उस क्षेत्र पर अपना दबदबा बनाए रखते हुए वह नहीं चाहता था कि अकबर उस पर अधिकार कर ले। जैसा कि हम आईने अकबरी में पढ़ते हैं कि जो अबुल फजल ने लिखा है कि अकबर के दो उद्देश्य थे कि एक तो मांडल की माइंस को प्राप्त करना और दूसरी जावर की माइंस को प्राप्त करना। तो ये बहुत ही स्पष्ट हो जाता है कि जावर की माइंस को प्राप्त करने का जो उद्देश्य अकबर के आक्रमण का था, वह उद्देश्य कभी भी प्रताप ने सफल नहीं होने दिया। इसलिए प्रताप 56 क्षेत्र में गया। 56 क्षेत्र में अकबर से बचने के लिए या भाग करके नहीं गया था, जैसा कि एक समानता के अंदर जो ये तुलना की जाती है, ये उचित नहीं लगती। जहां तक स्वातंत्र संघर्ष की भावना है, हम स्वातंत्र संघर्ष की भावनाओं को अगर हम देखें तो स्वातंत्र संघर्ष की भावना प्रताप में प्रारंभिक शुरुआती तौर पर ही हमें देखने को मिलती है, जो पूरे जीवन बनी रही। और यही नहीं, अपनी मृत्यु के समय में भी अपने सामंतों को और अपने पुत्र को मुगलों के साथ संघर्ष का प्रेरणा देना और उनसे वचन लेना, उनसे वादा लेना, ये एक चेतना हमें प्रताप के जीवन में, कैरेक्टर में हमें दिखाई पड़ती है। वैसा हमें चंद्रसेन के जीवन में दिखाई नहीं पड़ती। तो इस तरह से दोनों की तुलना अगर की जाती है, तो वो जो तुलना है उसमें हम ये समानता को लेकर के उन्हें पथ प्रदर्शक के, चंद्रसेन को पथ प्रदर्शक कहना, यह थोड़ा इतिहास के तथ्यों की दृष्टि से समीचीन मालूम नहीं होता है। यद्यपि कई समानता की परिस्थितियां रही है, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों की गतिविधियों में काफी अंतर जो है वो अध्ययन करने के बाद सामने आता है। राव चंद्रसेन ने मारवाड़ के पहाड़ी भागों में रहकर मुगलों को छापामार युद्ध कौशल से काफी परेशान किया, परंतु वह खुलकर के कभी भी युद्ध नहीं कर सका। चंद्रसेन का कभी भी खुलकर के युद्ध नहीं हुआ था, कभी भी प्रत्यक्ष युद्ध उसका नहीं हुआ था। जबकि दूसरी ओर हम देखें तो हल्दी घाटी युद्ध में प्रताप ने डटकर मुकाबला किया था और विजय प्राप्त की थी, और यहां से सुरक्षित रहते हुए मेवाड़ में लंबे समय तक छापामार युद्ध प्रणाली के द्वारा अपने युद्ध कौशल का परिचय दिया था। महाराणा प्रताप के विरुद्ध मेवाड़ की जनता ने जन जागरण द्वारा नवजीवन का संचार किया था, और प्रताप के शासन सांस्कृतिक जीवन में एक नया मोड़ हमें देखने को मिलता है। अतः काफी लोगों का सहयोग प्राप्त हुआ था। यहां तक कहा जाता है कि प्रताप ने मुगलों के खिलाफ जो संघर्ष था उसको एक जन आंदोलन का रूप बना दिया था। सारी जनता, मेवाड़ की प्रजा इस आंदोलन से जुड़ चुकी थी। जैसा कि हम खेती करने के पक्ष में भी देखें तो प्रताप ने, चूंकि मुगलों की सेना जो थी समतल भागों में बार बार अभियान करती थी, इसलिए प्रताप ने जो आज्ञा दी थी कि समतल भाग में खेती नहीं की जाए, तो उसकी पालना हम देखें कि सभी के द्वारा की गई थी। इस तरह से प्रताप का जो एक शासन था वह निरंतर जारी था। परंतु चंद्रसेन मारवाड़ राज्य में ऐसी स्थिति को उत्पन्न नहीं कर सका। वह उस स्वतंत्रता के संघर्ष को व्यक्तिगत तौर पर ही जीता रहा, कभी भी उस संघर्ष को एक सार्वजनिक या प्रजा का आंदोलन नहीं बना सका। उसने जोधपुर और आसरलाई आदि के महाजनों को लूटकर अपने राज्य की जनता को नाराज भी किया। इस कारण से मारवाड़ छोड़ करके उसे सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा आदि में भटकना पड़ा। चंद्रसेन को धन और जन की हानि हम प्रारंभ से लेकर अंत तक बनी रही, परंतु प्रताप को ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा। चंद्रसेन का मुगल विरोध उसके साथ समाप्त हो जाता है, परंतु प्रताप का जो मुगल विरोध है वह हमें उसके उत्तराधिकारी अमर सिंह तक भी लंबे समय तक हमें देखने को मिलता है। इतिहासकारों ने लिखा है कि राव चंद्रसेन का अधिकांश जीवन पहाड़ी में रहकर मुगल विरोध में बीता। यह मनस्वी और प्रकृति से वीर व्यक्ति था, जिसने मुगल अधीनता स्वीकार नहीं किया। अकबर की नीति मुगल सत्ता को राजस्थान में स्थापित करने की थी, जो चंद्रसेन अपने को स्वतंत्र रखना चाहता था। राव चंद्रसेन चरित्र में कतिपय दोष के होते हुए भी
यह तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि अंतिम राठौड़ शासक था जिसने क्षत्रियत्व की आन को बनाए रखने के लिए अकबर के साथ में युद्ध किया। अकबर अधीनता स्वीकार नहीं की। उसकी स्वतंत्र संघर्ष की भावना आगे चलकर मेवाड़ में महाराणा प्रताप के लिए प्रेरणा बनी। यह इस दृष्टि से यह कहना उचित नहीं है, क्योंकि चंद्रसेन की जो संघर्ष की जो भावना थी, वह चंद्रसेन की संघर्ष की भावना बहुत ही व्यक्तिगत तौर पर थी, और कभी भी एक संगठनात्मक प्रयास जो है वो चंद्रसेन के द्वारा नहीं किया गया, क्योंकि चंद्रसेन ने कभी भी अपने प्रजा का विश्वास नहीं जीता था। जबकि हम देखें कि प्रताप ने प्रजा के विश्वास जीतते हुए प्रजा में लोकप्रियता हासिल की थी। ये एक निर्वाह तथ्य है कि जो कि अबुल फजल ने भी अपनी आईने अकबरी में लिखा है कि हल्दीघाटी युद्ध के ठीक 8 वर्ष पूर्व जो चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ था, तो चित्तौड़ के किले को जीतने के लिए, वहां पर तोपों से आक्रमण करने के लिए, वहां पर जब दीवारों का निर्माण किया जा रहा था, जाबाद का निर्माण किया जा रहा था, तो उस समय धन के लालच में मेवाड़ के लोगों ने उस दीवार का निर्माण बहुत ही जल्दी कर दिया। इतने सारे मजदूर उस निर्माण में जुट गए। ये एक उस समय का दृश्य है कि जहां पर धन के लालच में मेवाड़ के लोगों ने ही चित्तौड़ के किले को गिराने वाली दीवारों को बनाया था। लेकिन इसके ठीक 8 साल बाद अगर हम देखें तो अबुल फजल लिखता है कि प्रताप को पकड़ने के लिए, प्रताप को ढूंढने के लिए हमने धन की थैलियां खोल दी, लेकिन कोई भी ये बताने के लिए तैयार नहीं था कि प्रताप किस क्षेत्र में है। तो ये एक जो कंपैरिजन है, ये एक जो तुलना है, ये हमें उस संघर्ष के केंद्रीय भाव को स्पष्ट कर देती है कि किस तरह से प्रताप ने संपूर्ण मेवाड़ में स्वतंत्रता की अलख जगा दी थी, स्वतंत्रता के का बीजारोपण कर दिया था। ऐसा चंद्रसेन कहीं पर भी नहीं कर पाया। उल्टे उसकी प्रजा को लूटने के कारण प्रजा उसके प्रति विरोधी भावना रखती थी। तो ये बहुत ही स्पष्ट हो जाता है कि प्रताप कभी भी अपने कंप्रोमाइज के लिए, अपनी सहूलियत के लिए, कभी भी अपने भाइयों के खिलाफ भी अकबर के दरबार में कभी नहीं गया। जबकि अगर चंद्रसेन की बात को मान ली जाती, ऐसा अगर इतिहास में होता कि अकबर द्वारा चंद्रसेन की बातों को स्वीकार कर लिया जाता, तो क्या चंद्रसेन संघर्ष करता? कभी भी नहीं करता। इसलिए यह बहुत ही स्पष्ट है। और प्रताप का चूंकि एक विरासत को लेकर के कुंभा और सांगा की जो विरासत थी, उसके पीछे जो उसके पुरखों की लंबी, उसकी जो पितामही की जो जौहर की परंपराएं हैं, उस जौहर की परंपराओं का जो एक प्रतिशोध प्रताप के जीवन में, व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। इसलिए प्रताप के मन में कहीं यह विकल्प नहीं था कि कोई समझौता करना है। उल्टे अकबर द्वारा प्रयास किए जाने पर भी कभी भी उन समझौतावादी रुख प्रताप ने नहीं रखा। आज इसी कारण हम देखते हैं कि मारवाड़ में भी चंद्रसेन को याद नहीं रखा गया है। चंद्रसेन की वहां पर कोई स्मृतियां हमें देखने को नहीं मिलती है। जबकि आज हम देखें कि सिर्फ मेवाड़ में ही नहीं, पूरे राजपूताना में, राजस्थान में ही नहीं, भारत में ही नहीं, अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमें प्रताप की जो स्मृतियां हैं वो 500 वर्षों बाद में भी हमें देखने को मिलती है। और आज भी प्रताप की रीति नीतियों को उपयोगी माना जाता है। आज प्रताप हमारी राष्ट्रीय स्मृति के रूप में स्थापित है। हमारा जो आज़ादी का आंदोलन 1947 में हुआ था, उस 1947 के आज़ादी के आंदोलन की प्रेरणा के रूप में प्रताप और हल्दीघाटी और चेतक अश्व को लिया गया था। प्रताप एक प्रेरणा पुंज के रूप में, स्वतंत्रता मनोकामी चित्त के रूप में प्रताप उभर कर सामने आते हैं। वैसा चंद्रसेन का कोई भी योगदान हमें देखने को नहीं मिलता है। चंद्रसेन की ऐसी कोई स्थायी स्मृति भी हमारे इतिहास में उपलब्ध नहीं है। तो अतः ये कहना कि चंद्रसेन प्रताप का पथ प्रदर्शक था, यह उचित प्रतीत नहीं होता है। प्रताप के पथ प्रदर्शक उसके स्वयं के पुरखे जो थे वो महाराणा सांगा थे, जिन्होंने बाबर से संघर्ष किया था और लगातार संघर्ष की भूमिका में रहते हुए ही उन्होंने मालवा, गुजरात, दिल्ली और
बाबर, इन सभी मुस्लिम शासकों के साथ में संघर्ष किया था। तो प्रताप की प्रेरणा का जो बिंदु है, प्रताप के जो पथ प्रदर्शक हैं, वह प्रताप के पथ प्रदर्शक कुंभा और सांगा थे। अतः ये चंद्रसेन को प्रताप का पथ प्रदर्शक कहना मेरी दृष्टि में एक इतिहासकार के नाते मैं मानता हूं कि यह उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि प्रताप आज भी हमारी राष्ट्रीय स्मृति का 500 साल बाद भी हिस्सा है। और आज भी जहां पर भी स्वतंत्रता की बात की जाती है, उस स्वतंत्रता मनोकामी चित्त के लिए इस विश्व में जहां पर भी स्वतंत्रता का संघर्ष किया जाता है, वहां पर हम देखें तो प्रताप का स्मरण आज भी होता है। वहीं हम देखें कि अंग्रेजी इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड जैसे लेखक ने भी जहाँ हल्दी घाटी को थर्मोपल्ली के रूप में और दिवेर को मैराथन के रूप में एक संज्ञायित किया है, एक होली प्लेस के रूप में, एक पवित्र स्थान के रूप में माना है। तो इस तरह की विश्व स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो ख्याति है वो प्रताप को प्राप्त है, वो चंद्रसेन को प्राप्त नहीं है। धन्यवाद।